हेलो, वेलकम इन दिस एपिसोड। मैं काफ़ी दिनों से किसी ऐसे टीचर्स को देख रहा था जो हमें बताए मैनेजमेंट के बारे में। और टीचर्स के साथ मैं देख रहा था और मैं अपने तौर तरीके से रिसर्च कर रहा था। मैं ढूंढ रहा था कि एक लंबे अरसे से कोई टीचर्स एमबीए डिपार्टमेंट का हो, जो एमबीए डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा हो, क्योंकि एमबीए को मैं भी पसंद करता हूँ। हालांकि मैं एमबीए नहीं कर पाया, क्योंकि एमबीए में तमाम वो चीज़ें होती है कि जिससे आप दुनिया की जो हाईएस्ट सैलरी है वहाँ तक आप जा सकते हैं। और दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज के जो सीईओ होते हैं, मेनली वो एमबीए तो करते ही है। और वेलकम मैम। और आज हमारे साथ है रितु मित्तल। ये 2007 से एमबीए में एचआर, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसको स्टडीज कराती है। और ये तो मैम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब ये ही अपने आप में एक टॉपिक है कि आप कैसे लोगों को आप पहचानते हो, कि आप किसी से आप मिलते हो कि वो आपकी कंपनी के लिए कितना मतलब कितना अच्छा रहेगा या फिर नहीं रहेगा। ये आप कैसे सिखाते हो आप बच्चों को? Uh, Thank you for inviting me on the show, अभिषेक। वेलकम मैम। देखिए, जो आपने क्वेश्चन लिया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स, अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स की इम्पोर्टेंस अभी अगर हम एमबीए से हटके भी देखें तो इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन की अगर आप बात करते हैं तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो आइडेंटिफाई किया गया था तकरीबन आज से लाइक 150 इयर्स पहले जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन दी गई थी, उसमें भी मैन वाज आइडेंटिफाइड एज अ मोस्ट क्रूशियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि और सारे रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज को कन्वर्ट करता है गुड्स में, जिससे कि हम अपनी एक बिजनेस जो है वो गुड्स को सप्लाई करती है मार्केट में और रेवेन्यू जनरेट कर। मतलब ये तब की बात, ये तब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो रहा था। इनफैक्ट शुरू नहीं भी हुआ, नहीं का तब भी इसका एक महत्व था, ये तब इसके बारे में बात चल रही थी। कि ये एक चीज हो। और फिर जैसे आपने बोला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था वो एक, जैसे कहते हैं ना, क्रॉस रोड्स के, जहाँ पे आके हम अपनी थॉट को दोबारा डिज़ाइन करते हैं, दोबारा क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद हम उसके एप्लीकेशन की तरफ मूव करते हैं। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो था उसने सबको, जो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में आपकी जो टेक्सटाइल मिल्स लगी या हेवी इंजीनियरिंग जो गुड इंडस्ट्रीज थी, तो वहाँ पे ये आइडेंटिफाई हुआ कि अगर आपका जो मैन पावर है वो कॉम्पिटेंट नहीं है, अगर आपका जो एम्प्लॉई है वो ट्रेंड नहीं है, तो नो मैटर आप किसी भी क्वालिटी का रॉ मटेरियल ला के रखें, किसी भी क्वालिटी का आप उन्हें जो है टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, बट उनका जो आउटपुट होगा वो आपके सेटिस्फैक्शन लेवल को मैच नहीं करेगा। तो बेसिकली ये जो डिजाइनिंग था टर्म का, विच इज स्टिल इन द डेवलपिंग फेज, जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो इसकी शुरुआत हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद थी। और उसके लिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से शुरुआत हुई, लेकिन जब हम पहुंचे आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यस सर। which was a major tragedy in the global scenario, तो उसके बाद सबको लगा कि अब हम वो चीज़ें कंटिन्यू नहीं कर सकते कि जिनके पीछे हमने अपने, जो हमारे इंडस्ट्रियल पिलर्स थे, जिनके पीछे हमने अपनी इंडस्ट्रीज को फोकस किया हुआ था, वी कैन नॉट कैरी विद दैट। तो वहाँ से चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं, वहाँ से मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ। फिर मैनेजमेंट में ये आइडेंटिफिकेशन हुआ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आप किसे दें, ताकि आप, देखिए, पैसा है, रॉ मटेरियल है, एनर्जी है, वो आप एंडलेस है, राइट, लेकिन उसे कन्वर्जन करने के लिए आपका जो फोर्स है दैट इज योर एम्प्लॉय, राइट। तो एम्प्लॉय अगर आपका ट्रेंड है, एम्प्लॉय आपका लर्नड है, डेडिकेटेड है, एंड ही इज रेडी टू लर्न,
मतलब वो नई-नई चीज़ें सीखने के लिए उत्सुक है, नई-नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार हैं, तो उन कंपनीज़ का जो आउटपुट होता है, उनकी जो गुडविल होती है मार्केट में, वो रेस्ट ऑफ द कंपनीज़ से बहुत आगे जाती है। इसमें मैम बाकी बातें भी करेंगे, लेकिन ये बात मेरे मन में अभी अभी फ़िलहाल आ गई है कि ये एक चीज़ है कि काफ़ी बच्चे मतलब एक मतलब कुछ नहीं, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि हमारे यहाँ से आईआईटी करते हैं और एमबीए करते हैं, मतलब इंडियाज़ जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ से, तो मतलब वहाँ से पढ़ाई करने के बाद में मतलब फॉरेन कंट्री चले जाते हैं, वो यूरोपियन कंट्री हो, अमेरिका हो, रशिया, अदर कुछ भी हो सकता है। तो मतलब ऐसा होता है कि हमारी गवर्नमेंट या फिर हमारी सोसाइटी एक पैसा खर्च करती है, इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करती है, फिर वहाँ वो बच्चा पढ़ता है और फिर जब वो इतना नॉलेजेबल हो जाता है तो वो उनको हायर कर लेते हैं। वो एक कारण ये भी होता है कि बड़ा पैकेज होता है, बड़ा पैकेज होता है, तो ये इसको क्या कोई रास्ता है कि इसको रोका जाए कि सत्य नडेला या सुंदर पिचाई जैसे लोग हमारे ही देश में रहे और मतलब यहाँ ही ऐसी बड़ी कंपनीज डेवलप हो? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले काफ़ी साल से, काफ़ी टाइम से इस चीज़ की तरफ वर्क कर रही है। बहुत सारे साइंटिस्ट जो स्पेशली कैंसर से जुड़े हुए थे, वो लोग अमेरिका में पोस्टेड थे, अमेरिका में वेल सेटल्ड थे, बट बाय द कॉल ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वो लोग वापस आए हैं। उन लोगों ने अपने बायोटेक कंपनीज़ भी लॉन्च की हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उसके अलावा उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज़ उन्हें अपने यहाँ पे जो हमारे जो सेटअप्स है, जो वर्ल्ड रैंकिंग्स में आते हैं, वहाँ पे उन्हें जॉब्स भी दिए हैं ताकि वो रिसर्च जो अमेरिका में रह के कर रहे थे या किसी और वेस्टर्न कंट्री में रह के कर रहे थे, वो रिसर्च वर्क हमारी खुद की कंट्री में हो सके। देखिए रिसर्च जो है बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने बताया कि पैकेज एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कुछ लोगों के लिए जो माइग्रेट कर देते हैं दूसरी कंट्रीज के लिए आफ्टर दे कंप्लीट देयर एजुकेशन ओवर हियर इन इंडिया। लेकिन पैकेज के अलावा मुझे ऐसा लगता है कि एक एक एनवायरनमेंट जिसमें कि आप अपने जॉब को, अपने वर्क को, अपनी स्किल्स को एग्जीक्यूट कर सकें, आप उसे एक आउटपुट तक, एक प्रोडक्ट तक पहुंचा सके, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। तो जैसे रिसर्च आपने देखा होगा कि कोविड-19 के टाइम में हमारी खुद की इंडियन वैक्सीन्स आई जिसने हमारे देश को एक नेक्स्ट लेवल पे लाके खड़ा किया और हमारे देश ने बहुत सारी कंट्रीज को वैक्सीन्स भी सप्लाई की। तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द रिसर्च वर्क, इंडिजिनियस रिसर्च वर्क जो हमारे देश में जिसकी ज़रूरत है करने की। ओके। और ज़्यादा कर और ज़्यादा करने की, क्योंकि पैकेज जो होता है, पैकेज एक टाइम तक के लिए एक किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, इंडिविजुअल के लिए मैटर कर सकता है, लेकिन उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगता है जो मैटर करती है वो ये करती है कि आपने जो सीखा आपको उसे अप्लाई करने का मौका मिले और उसके अलावा आप उसे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके ताकि यू आर एबल टू कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटल नीड्स। सोसाइटल बेटरमेंट भी एक फैक्टर बनता है कि जो ह्यूमन बीइंग को मोटिवेट करता है कि आप मतलब कहाँ पे रहें, ना, मतलब एक नेशनल मतलब जो सोसाइटी है आपकी। देखिए बेसिकली वी ऑल आर सोशल बीइंग्स, तो नेचुरल सी बात है कि आप आप ठीक है कि आपने पढ़ाई की, सब कुछ है, लेकिन एक लेवल के बाद आप सिर्फ अपने बारे में ना सोच के आपको लगता है कि नहीं, आई शुड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, तो वो चीज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उसके लिए एक रिसर्च का ऑप्शन होना, रिसर्च का सिनेरियो डेवलप होना वो इम्पॉर्टेंट है ताकि हमारे जैसे अब आप किसी भी कंपनी को देख लीजिए जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके बारे में हम सुनते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, तो बेसिकली क्या है कि उन्होंने अपना एक एक अपने लिए एक स्टेटस क्रिएट किया है, एक स्टैंडर्ड क्रिएट किया है, दे हैव बिकम द आइकन्स के हम वो हैं कि हमने वो चीज़ डेवलप की जो किसी और ने डेवलप नहीं। नहीं ऐसा सो दैट इज़ वन थिंग।
और ये जो चीज़ है ये मतलब जैसे ये जब ये मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग रिसर्च में आगे बढ़ेंगे, जब हमारे ही अपने इन्वेंशंस होंगे, हमारी एप्लीकेशंस होंगी व्हिच वुड बी एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड और इन अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो डेफिनेटली ये जो आपका माइग्रेशन है या ये जो हमारे यूथ बाहर चले जाते हैं वो चीज़ कहीं न कहीं कम होगी। कम ठीक है मैम, हम लोग तो इंटरनेशनल सिनेरियो पे बात कर रहे थे, हम लोग वापस लौटते हैं। आप जब टीचिंग करते हो मैम, तो आप बच्चों में जैसे कि 30-40 या फिर 40-50 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आपके सामने, आप कुछ टॉपिकों को समझा रहे होते हो, तो आपको कैसे आपको कैसे ये फील होता है कि आप जो बच्चों को बता रहे हो मेनली वो उसी को उसी तरह से वो समझ रहे हैं जिस तरह से आप बता रहे हो? राइट। उसके लिए जैसे हम लोग क्लास लेते हैं तो हम इट्स अ वेरी इंटरैक्टिव क्लास यस मैम। एंड जैसे हमने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया, उसके बारे में स्टूडेंट्स को बताया, उसके जो एग्जांपल्स हैं उसके बारे में बताते हैं। उसके बाद वी टेक फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स, वी डू क्रॉस क्वेश्चन। तो जब हम क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, बच्चों से पूछा जाता है अच्छा कि इस टॉपिक का क्या मतलब है, तुमने क्या समझा, मैंने क्या अभी एग्जाम्पल दिया। सो अगर वो अटेंटिव हैं तो वो बताते हैं, और अगर वो अटेंटिव नहीं है या किसी और काम में बिजी हैं उस टाइम पे, तो वो आंसर बैक नहीं कर पाते। लेकिन जब उन्हें स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता चल जाती है कि भाई यहाँ पे टीचर्स जो हैं, जो हमारी फैकल्टी है वो इंटरैक्टिव टीचिंग में करती है, वो आके सिर्फ लेक्चर डिलीवरी करके नहीं जाएगी। सो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स दे गेट अटेंटिव, और वो उनका जो एक लेवल ऑफ अटेंशन होता है क्लास में वो बढ़ जाता सो मैम, आप टीचिंग के साथ-साथ बच्चों को उनके प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के बारे में या फिर आप उनको क्या सिखाते हो ऐसा कि आपको ठीक है आप एमबीए कर रहे हो, वो एमबीए के बाद आपको जाना है किसी भी प्रोफ़ेशन में आपको जाना है, तो उसके लिए आप क्या टिप्स देते हो कि मतलब इनको हमेशा साथ लेकर चलना, जैसे बोलते हैं कि एक मतलब सच बोलना चाहिए, एक मतलब ये एक टिप्स है। ये मतलब हमारी एक छोटी-सी कंपनी है, तो मैं अपने सभी दोस्तों को बोलता हूँ कि हमेशा मतलब हमारे बीच जो है ना सच होना चाहिए बस। एथिकल वर्किंग। एथिकल वर्किंग, ये मतलब मैं ये बोलता हूँ कि ये होना चाहिए, चाहे हम लोग कितने भी सेटबैक से गुजर रहे हो। तो आप क्या मतलब स्टडी के साथ-साथ प्रोफ़ेशनली क्या चीज़ें बच्चों को सिखाते हो एज़ अ देखिए स्किल्स या मतलब जिसे हम बोलें कि ये एक बहुत मल्टी डायमेंशनल और बहुत वाइड टर्म है। इसमें आपका एक इंडिविजुअल डायमेंशन है और एक है प्रोफेशनल डायमेंशन। तो अगर आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं या रादर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, तो आपको दोनों डायमेंशंस को साथ लेके चलना पड़ेगा, इंडिविजुअल भी और प्रोफेशनल। यस। फर्स्ट थिंग, जैसे हमारे यहाँ कोई भी स्टूडेंट आता है एमबीए में, जैसे उनका फर्स्ट डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, उसके बाद हम उनकी क्लासेस शुरू होती हैं। तो हम बच्चों को या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम उन्हें सबसे पहले तो कोर्स के बारे में बताते हैं पूरा का पूरा कि आपका 2 ईयर का कोर्स है और ऐसे ऐसे आपको वर्क करना। अदर देन दैट जो हमारा फोकस है बच्चों के लिए वो ये है, और या जो स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पे उन्हें हम यही बताते हैं कि सबसे पहले आपको जो भी आप पढ़ें, जो भी सब्जेक्ट आप रीड कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट को आपको सुपरफिशियली रीड नहीं करना है फॉर द एग्जाम, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। उसे आप मन से पढ़ें, समझें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक ये एक रिक्वायरमेंट है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, जो स्टूडेंट्स को आगे चल के उन्हें उनके जॉब्स में भी हेल्प करती है। उसके अलावा वी टेल आवर स्टूडेंट्स कि आपको अपने अंदर, जैसे आपने मेंशन किया कि एथिकल बिहेवियर बहुत इम्पोर्टेंट है। यस मैम। आप
एथिक्स जो है, एथिक्स एक ऐसी चीज़ है कि इंसान के मतलब कोई भी है जिसके चारों तरफ सब चीज़ें सही चल रही हैं, तो तब हमें लगता है कि एथिक्स काम नहीं आ रहे हैं। लेकिन जब चैलेंजिंग टाइम्स होते हैं, तो एथिक्स दे बिकम आवर सेवर्स। वो हमारा जो बिहेवियर होता है वो इट बिकम्स अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल फॉर अदर्स, और वो हमारे लिए फिर एक बहुत लाइफलाइन की तरह काम करता है। सेकंड, उसके अलावा जो हम अपने स्टूडेंट्स को बार बार जिसके बारे में बताते हैं, दैट इज दे शुड इम्प्रोवाइज ऑन लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स इज स्पीकिंग एंड राइटिंग। यस। बिकॉज देखिए, चाहे एआई हो, चाहे एडवांस उससे भी कुछ हो, बट जो एक ह्यूमन बीइंग की वर्ड्स की जो पावर है, जो ह्यूमन बीइंग का जो वर्ड्स का जो मैजिक है, इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी आर्टिफिशियल मीन्स। हाँ, वो फीलिंग नहीं आती। वो फीलिंग नहीं आती है कि जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वॉइस मॉड्यूलेशन। यस। वॉइस मॉड्यूलेशन a human being can practice, but no machine can do it. नो। ओके, सो ये चीज़ हम बच्चों को बताते हैं कि आप लिखिए, पढ़िए, बोलिए, और सिर्फ एक सीमित दायरे में, एक सीमित सर्कल में मत बोलिए। आपको जिससे लगता है कि आपको बात करके कुछ गेन होगा, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, प्लीज आस्क, गो फॉर न्यूज़पेपर रीडिंग। बिकॉज आप जितना पढ़ते हैं उतना आप गेन करते हैं और उतना आपका नॉलेज बढ़ती है। ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बस एक सवाल मैं मतलब लास्ट ही सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जो बच्चे एमबीए में आना चाहते हैं, जिन्होंने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है, आप उन्हें क्या कहना चाहोगे कि आप एमबीए में आइए और क्या अपॉर्चुनिटी है? अ, देखिए, अपॉर्चुनिटीज एंडलेस होती हैं किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में। अपॉर्चुनिटीज कुछ मार्केट में प्रेजेंट भी होती हैं और कुछ हमें अपने आप से क्रिएट भी करनी पड़ती हैं। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत इम्फेसिस जो है वो स्टार्टअप्स पे है। तो स्टार्टअप्स इज अ काइंड ऑफ अ अपॉर्चुनिटी क्रिएशन कि जिसमें इंजीनियर्स भी इंक्लूडेड हैं, और जिसमें आपके एमबीएज है या आपके इवन जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं वो लोग भी इस चीज़ में कोशिश कर रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज एक ऐसी चीज है कि जब आप पूरे डेडिकेशन के साथ किसी कोर्स को करते हैं और आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे 100% नहीं, मुझे 200% अपना देना है और मुझे हर वो चीज़ करके दिखानी है या हर वो चीज़ करनी है जो मेरे कोर्स में है, जो मेरे टीचर्स मुझे बताएंगे, तो नेचुरल सी बात है कि बच्चे का प्लेसमेंट होना, उसके लिए पूरा सिस्टम वर्क करता है। कॉलेज की तरफ से पूरी हेल्प दी जाती है, ट्रेनिंग में भी, प्लेसमेंट में भी। और नेचुरल सी बात है कि अगर आप एक बार कहीं अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाते हैं, तो फिर आपके जो पर्सनल डेडिकेशन है, आपका जो पर्सनल हार्ड वर्क है, वो आपको बहुत आगे तक लेके जाता है। थैंक यू मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और आज का ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा, मैम से बात करके बहुत मज़ा आया। और फिर नेक्स्ट एपिसोड मतलब मैं चाहूँगा कि हम एक और कुछ दिन बाद एपिसोड करेंगे किसी टॉपिक को लेकर, क्योंकि काफ़ी कुछ आपसे सीखने को मुझे भी मिला है और जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी मिला है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।